Hello everyone, I am Yamini Tukral and I welcome you all to Arja 24/7 School। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 9 ऑफ बायोलॉजी विच इज द स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। जब हम स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं कि हम फूड प्रोडक्शन को कैसे एनहांस कर सकते हैं, तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो है हम लोगों ने अपनाई है, जिसके अंदर हम लोग जो है फूड प्रोडक्शन का एनहांसमेंट कर रहे हैं विद द ऑल्टरेशन ऑफ ईदर द प्लांट्स और द ऑल्टरेशन ऑफ द एनिमल्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम वो सारी की सारी ऑल्टरेशंस देखेंगे कि हम कैसे कैसे अपनी फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। हम इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स देखने वाले हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट एनिमल हस्बेंड्री, सेकेंड प्लांट ब्रीडिंग, third single cell protein and tissue culture, and lastly we'll finish off the chapter with the NCERT questions. So we'll start off today with the animal husbandry part. तो हम first सब topic से आज start करने जा रहे हैं। So जब हम animal husbandry की बात करते हैं, so to fulfill the demands of the food items due to the increasing population, biological प्रिंसिपल्स दे आर अप्लाइड ऑन एनिमल हस्बेंड्री। हमने जब बायोटेक किया था तो हमने देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे कैसे जो है अफेक्ट करता है, कैसे कैसे हमारा जो है यूज होता है इन दी मेकिंग ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटीज। तो इसमें हमने देखना है कि कैसे हम लोग फूड आइटम्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए कैसे जो है बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं इन द एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग, जिससे कि हमें एनहांस्ड फूड प्रोडक्शन मिले। So with ever increasing population of the world, enhancement of food production it is a major necessity। जैसे हमारी जो population है वो ever increasing है, हमेशा बढ़ती रहेगी। So उसके लिए हमें food production को तो बढ़ाना ही पड़ेगा and it is the major necessity to increase the food production. The biological principles as applied to animal husbandry and plant breeding, they have a major role in our efforts to increase the food production. So several new techniques like embryo transfer technique, tissue culture techniques, they are going to play a vital role in further enhancing the food production। बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं जिसकी मदद से हम लोग जो है फूड प्रोडक्शन को एनहांस कर सकते हैं। सो प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री उसी में से एक है। और आजकल तो हमारी कौन सी आ गई, टिश्यू कल्चर आ गई है, एम्ब्रियो ट्रांसफर आ गई है। ये सारी की सारी टेक्निक्स भी हमें फूड प्रोडक्शन एनहांस करने में मदद करती हैं। So animal husbandry it is the agricultural practice of breeding and raising livestock। जब हम animal husbandry की बात करते हैं तो उसकी definition ये कहती है कि it is the agricultural practice जिसमें हम जो है ब्रीड करवाते हैं लाइव स्टॉक को और उन्हें रेज करते हैं। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग घर पे कई बार जो है गाय भैंसे पाल लेते हैं, तो उनको पालना और उनको ब्रीडिंग करवाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री ही बोलेंगे। So animal husbandry deals with the care and breeding of the livestock like the buffaloes, cows, pigs, horses, cattle, sheep, camel, goat, etc. So it includes poultry farming and fisheries। वो क्या include करता है, poultry farming and fisheries। poultry जैसे कि जिसमें hens वगैरह होती है, और fisheries जिसके अंदर हम fish culture करते हैं, fish को बढ़ाते हैं और उसको breed करवाते हैं। So fisheries they include rearing, catching, selling, etc. of the fish, mollusk and crustaceans। इसमें ना कि सिर्फ फिशेस होती हैं बल्कि मोलस्क भी होते हैं, क्रस्टेशियंस भी होते हैं। उन सबको भी रेयर करना, उनको कैच करना और उनकी सेलिंग को हम लोग जो है फिशरीज के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। सो मोर देन 70% ऑफ द लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ द लाइव स्टॉक लिव इन इंडिया एंड चाइना। सो 70% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो है वो हमारी इंडिया और चाइना के अंदर ही पाई जाती है। सो इससे हमें ये पता चलेगा कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस टू ब्रीड एंड रेज द लाइव स्टॉक। और इसमें हम कौन कौन सा केयर एंड ब्रीडिंग किस किस लाइव स्टॉक की कर सकते हैं। We can for the buffaloes, cows, pigs, horses, cattle, sheep, camel, goat, etc. So it includes poultry farming and the fisheries. So the fisheries they include the rearing, catching, selling, etc. of the fish, mollusk and crustaceans. सो मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल, सबसे पहले हम लोग आते हैं फार्म एंड फार्म एनिमल्स पे। सो अ प्रोफेशनल अप्रोच टू व्हाट हैव बीन द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ द फार्म मैनेजमेंट, इट गिव्स नीडेड बूस्ट टू आवर फूड प्रोडक्शन। जो हमारे ट्रेडिशनल कस्टम्स चलते थे, ट्रेडिशनल कल्चर के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग रियर करते थे, उसने हमें एक बूस्ट दिया है कि हाँ वी कैन रियर एंड ब्रीड द लाइव स्टॉक। सो सबसे पहला उसके अंदर आता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। सो डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट करना एनिमल्स की फॉर द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट,
फॉर द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। तो इसमें डेयरी के अंदर हम जैसे किसी डेयरी पे जाते हैं तो हम क्या क्या सामान लेते हैं, या तो हम लेंगे कर्ड, मिल्क, चीज, है ना। ये सारी चीजें जिन जिन एनिमल से डेराइव होती हैं उनका मैनेजमेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। उसको क्या बोलेंगे, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। तो जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ये प्रोडक्ट्स वो लोग बनाते हैं, वो बेसिकली किसके लिए बनाते हैं, फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। तो ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमंस इतने ज्यादा सेल्फिश हैं, आप सेल्फिश तो बोल ही सकते हो, क्योंकि ह्यूमन सेल्फिश ही होते हैं। वो अपनी नीड के लिए पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। तो वो रेयरिंग भी अगर कर रहे हैं ना एनिमल्स की, वो सिर्फ अपनी नीड के लिए कर रहे हैं, वो ऐसे कभी नहीं करते, वैसे कभी नहीं करते। अगर एनिमल्स उनको कुछ ना दें तो वो रियरिंग भी ना करें। तो वो रियरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी नीड है, उनको अपना कंजम्पशन के लिए सामान चाहिए, तो इसलिए वो डेयरी फार्म मैनेजमेंट करते हैं। सो द प्रोसेस एंड द सिस्टम दैट इंक्रीज द यील्ड एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द मिल्क, वो किसके अंदर इंक्लूडेड होता है, वो इसी फार्म और फार्म एनिमल्स के अंदर इंक्लूडेड होता है। सो द सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स, सबसे पहला प्रोसेस के अंदर, इसके अंदर पहला स्टेप क्या रहता है, सबसे पहले हमें जो सिलेक्शन है वो अच्छे से करना है, गुड ब्रीड्स का सिलेक्शन करना है जिनके अंदर हाई यील्डिंग पोटेंशियल हो, हाई मिल्क यील्डिंग पोटेंशियल हो, कंबाइंड विद रेजिस्टेंट टू द डिजीजेस, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंट टू द डिजीजेस होना ही चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी होनी चाहिए, disease resistant variety होनी चाहिए, it is also very important. So first is the selection of the good breeds which has the high yielding potential or which has the resistant to the diseases. Next, the cattle have to be housed well. Kettles को अच्छे से housing देनी है and उनको water प्रॉपर और जो है डिजीज फ्री इन्वायरमेंट के अंदर रखना है, प्रॉपर वाटर देना है और डिजीज फ्री इन्वायरमेंट के अंदर रखना है। तो ये प्रोसेस में सबसे पहला क्या है कि गुड ब्रीड्स का सिलेक्शन होना चाहिए जिनकी हाई यील्डिंग पोटेंशियल हो। हाई यील्डिंग ऑफ व्हाट, हाई यील्डिंग ऑफ मिल्क। जब हम डेयरी की बात कर रहे हैं तो प्रीकर्सर मिल्क होगा, तो हाई यील्डिंग मिल्क होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए। जब हम कैटल को रियर कर रहे हैं, उनको हाउस करना है वेल, फिर उनके पास प्रॉपर वाटर होना चाहिए और डिजीज फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर। जो फीडिंग है कैटल की उसे हमेशा साइंटिफिक मैनर में ही फॉलो करना है। जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर है वो हम साइंटिफिकली जो है फीजिबल होगा उतना ही खिलाएंगे। ये नहीं है कि अगर उसे ज़्यादा भूख लगी है उसे ज़्यादा खिला दो, नहीं तो उसका जो फॉडर है उसकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, नहीं। हमने साइंटिफिकली जो है साइंटिफिक मैनर से क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फॉडर को एनालाइज करना है। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीनलीनेस और हाइजीन नहीं होगा तो उस यील्डिंग से जो यील्ड आ रही है, अगर वो ह्यूमंस कंज्यूम कर रहे हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो क्लीनलीनेस एंड हाइजीन दे आर इंपॉर्टेंट वाइल मिल्किंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। जब हम मिल्किंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं उस टाइम पे एक क्लीन और हाइजीनिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ ह्यूमंस आगे कंज्यूम करने वाले हैं। क्यों, ह्यूमंस अगर कंज्यूम करेंगे उनको भी कल को डिजीज ना हो जाए, है ना। तो इसलिए हमें क्लीनलीनेस और हाइजीनिक एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। नेक्स्ट हमारा आता है डेयरी फार्म के बाद पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, जो डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स होती हैं उनके फूड को, विच आर यूज्ड फॉर फूड और फॉर देयर एग्स, उन बर्ड्स को या तो एज फूड्स हम लोग कंज्यूम करेंगे या फिर जो वो लोग अंडे दे रहे हैं, जो एग्स वो लोग ले कर रहे हैं, उनको एज फूड्स कंज्यूम करेंगे। सो पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स विच इज यूज्ड फॉर फूड और फॉर देयर एग्स। सो इट इंक्लूड्स चिकन्स, डक्स एंड विद टर्की एंड गीस। तो कौन कौन से मेन बर्ड्स जो है रेयरिंग होती है उनकी, चिकन, डक्स, टर्की एंड गीस। सो द इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स क्या है, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सूटेबल ब्रीड्स, जो कि उसमें भी था, प्रॉपर सेफ फार्म कंडीशन, प्रॉपर फीड एंड वाटर, हाइजीन एंड हेल्थ केयर विच इज सेम एज द प्रीवियस वन। क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं बच्चों ये सबके अंदर ही सेम रहेंगी, जो ये कंडीशंस हैं ये सबके अंदर ही सेम रहेंगी। कि सबसे पहले जो है हमें सिलेक्शन ऑफ ब्रीड्स करना है जो कि डिजीज फ्री हो और हाई यील्डिंग हो, डिजीज फ्री हो और हाई यील्डिंग हो। उसके बाद में प्रॉपर सेफ फार्म कंडीशन होना चाहिए, प्रॉपर फीडिंग एंड वाटर एंड हाइजीनिक एंड हेल्थ केयर। So animal breeding, it aims at increasing yields of animals and improving the desirable qualities of the product. जब हम animal breeding की बात करते हैं वो किस पे एम करता है, it aims at increasing the yields of the animals and to improve the desirable qualities, desirable qualities को produce करे और
अच्छा प्रोड्यूस करें, मतलब इम्प्रूव्ड वैरायटी होनी चाहिए। सो अ ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्रीड क्या होता है, जो हम इतनी देर से ब्रीड 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 बोल रहे हैं, तो ब्रीड क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर रिलेटेड टू द डिसेंट एंड दे आर सिमिलर इन most of the characters. जो breeds हैं they are similar in most of the characters, which is like the appearance, the features, the size, the configuration, and there are basically two types of breeding. Breeding क्या होता है, it increases the yields of the animals and they improves the desirable quality of the product. Then the animals related by descent and similar in most of the characteristics, it is known as a breed. फिर उसके बाद में हमारा आता है ब्रीडिंग के दो टाइप्स होते हैं, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सो इन ब्रीडिंग होता है ब्रीडिंग बिटवीन द एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड्स एंड आउट ब्रीडिंग क्रॉसेस बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड्स। ठीक है, सो इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग के हम एक बार डिफरेंसेस देख लेंगे, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग के डिफरेंसेस। So the inbreeding is the mating of very closely related individuals and outbreeding is the breeding of between the unrelated animals of the same or the different breed. तो breeding between the unrelated animals and of the same or the different breeds. So the inbreeding के अंदर क्या होता है, the same breed for 4 to 6 generation. Outbreeding के अंदर selected breed having no common ancestor for a 4 to 6 generation. Inbreeding के अंदर mating is between the different same species and mating can be between the different species in the outbreeding. तो क्या बेटर होगा आपके अकॉर्डिंगली, इनब्रीडिंग बेटर है या फिर आउटब्रीडिंग बेटर है? देखो मेरे अकॉर्डिंगली आउटब्रीडिंग बेटर है, क्योंकि वो वैराइटीज प्रोड्यूस करता है और जो डिसऑर्डर्स पिछली जनरेशन में थे वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। पर अगर हम लोग कंटिन्यूसली इनब्रीडिंग कराते रहेंगे, कंटिन्यूसली इनब्रीडिंग कराते रहेंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूसली जब हम लोग इनब्रीडिंग करा रहे हैं तो पिछली जनरेशन्स के अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड होंगे, और उससे क्या होगा, हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ द कैरिंग ऑफ द डिजीजेस फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एक ही जनरेशन के अंदर जब ब्रीडिंग करवाए जा रहे हैं तो उससे एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन होके जो जेनेटिक डिसऑर्डर पिछली जनरेशन के अंदर दिखाई भी नहीं दे रहे थे, रिसेसिव फॉर्म में थे, आगे वाली जनरेशन में ज़्यादा अच्छे से दिखाने लग जाएंगे। सो बिन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग के टाइप्स क्या होते हैं? आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउट ब्रीडिंग के भी 3 तरीके के टाइप्स होते हैं, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सो जब हम आउट ब्रीडिंग की बात करते हैं, इट इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, और बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड्स विच इज द क्रॉस ब्रीडिंग, और डिफरेंट स्पीशीज जिसको हम लोग इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो हमने क्या देखा था? क्रॉस ब्रीडिंग, इंटरस्पेसिफिक एंड आउट क्रॉसिंग। तो आउट ब्रीडिंग के अंदर ही हमारे क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। तो आउट ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है, अनरिलेटेड एनिमल्स को हम लोग ब्रीड करवाते हैं, चाहे वो सेम ब्रीड के हों, पर उनके अंदर कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। इसकी मेन कंडीशन होती है नो कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, सो अगर कॉमन एंसेस्टर हुआ वो इन ब्रीडिंग में चला जाएगा, चाहे वो सेम ब्रीड के हो पर उसमें कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। सो अगर नो कॉमन एंसेस्टर और बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड्स, अगर डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में करवाएंगे तो उसे क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे, और डिफरेंट स्पीशी के अंदर अगर हम लोग चले जाते हैं तो वो हमारा हो जाएगा इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अगर डिफरेंट स्पीशीज के अंदर चला जाएगा तो वो होता है हमारा इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। देन आती है हमारी दूसरी टर्म आउट क्रॉसिंग। ये क्या होता है? इट इज द मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन ईदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। ठीक है, वो था हमारा डिफरेंट ब्रीड्स एंड डिफरेंट स्पीशीज। आउट क्रॉसिंग के अंदर है कि सेम ब्रीड है पर कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है दोनों की साइड से, फॉर एटलीस्ट 4 to 6 जनरेशन। 4 to 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि एक डोंकी और हॉर्स को हमने मेट करवाया, नहीं सेम ब्रीड है ना, सो हम डॉगीज की ब्रीड ले लेते हैं। एक बीगल को हमने दूसरे बीगल के साथ ब्रीड करवाया है ना, तो इसकी और इसकी 4 to 5 जनरेशन्स पहले तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। मतलब इनके पापा 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 एटलीस्ट 4 पीढ़ियों तक कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, तभी जो है ये हमारा आउट क्रॉसिंग कहलाएगा। ठीक है,
Then cross breeding, which is the superior male of one breed, they are mated with the superior female of the another breed, and the cross breeding it allows the desirable qualities of the two breeds to be combined. जैसे कि हमने देखा कि क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर हम लोग दो डिफरेंट ब्रीड्स को क्रॉस करवाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमने उसकी क्वालिटी एनहांस करनी है, अगर हमने ब्रीड की क्वालिटी एनहांस करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक ब्रीड का सुपीरियर मेल लेंगे, एक ब्रीड की सुपीरियर फीमेल लेंगे, उन दोनों को क्रॉस करवा के अपने डिजायरेबल जो प्रोजेनी होगी, जो डिजायरेबल क्वालिटी होगी दोनों ब्रीड की, वो हमें हाइब्रिड के अंदर मिल जाएगी। देन फिर आता है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर मेल और फीमेल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज दे आर मेटेड, द प्रोजेनी मे कंबाइन डिजायरेबल फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, जैसे कि हमारा म्यूल है, डोंकी एंड हॉर्स से जो हमारा बना है, हमारा क्या बना है, म्यूल बना है। तो ऐसे ही दो स्पीशीज को जब हम मिला के क्रॉस करवाते हैं अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट्स के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। स्पीशीज डिफरेंट होनी चाहिए, स्पीशीज डिफरेंट होनी चाहिए। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, दे आर कैरिड आउट यूजिंग द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जब हम कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू होता है। जो सीमेन है वो मेल से कलेक्ट होके उसे पेरेंट के अंदर, कौन सी हमें अगर फीमेल चाहिए उस फीमेल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और उससे क्या होता है, हमारी ब्रीडिंग हो जाती है। हमें जो भी चाहिए, मतलब सीमन हमें जो भी मेल का चाहिए, जो भी हमारा डिजायरेबल मेल है जिसके साथ हमें उस फीमेल को, डिजायरेबल फीमेल को ब्रीड करवाना है, हम क्या करेंगे, उस मेल का सीमन इंजेक्ट कर देंगे इन द जेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल, सेलेक्टेड फीमेल विच इज डन बाय द ब्रीडर्स, और हमें अपनी जो है मनपसंद ब्रीड मिल जाएगी। तो इसकी मदद से भी हम लोग करवा सकते हैं। फिर हमारा आता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द सक्सेस rate of artificial insemination. It is used to increase the success rate of artificial insemination. इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए ये वाली टेक्निक यूज की जाती है। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक काऊ के अंदर हम लोग FSH को इंड्यूस कर देते हैं, FSH को डाल देते हैं। सो एक अंडे की जगह पे सुपर ओव्यूलेशन, अगर हम लोग ये हेन में डालेंगे, अगर हेन के अंदर हम ये FSH डालेंगे, हेन के अंदर हमने FSH डाला, तो जहां वो 1 एग ले करती है वहां वो 8 to 10 एग्स ले करेगी, 8 to 10 एग्स ले करेगी। और काऊ के अंदर अगर हम यही FSH डालते हैं तो वो क्या करेगा, काऊ इज एडमिनिस्टर्ड हॉर्मोन्स FSH टू इंड्यूस फॉलिकल और मैच्योरेशन, और वो जो है ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने लग जाएगी। सो वी कैन से दैट, जैसे हेन्स के अंदर हमने FSH डाला तो एक अंडे की जगह पे हमें 8 से 10 अंडे मिल गए। तो हमने क्या किया, द फर्टिलाइज एग्स, जो फर्टिलाइज एग्स है 32 सेल स्टेज पे, दे आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली, और उनको जो है सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, और जेनेटिक मदर इट इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। इसको हम लोग सुपर ओव्यूलेशन बोल सकते हैं, कि हमने बहुत ज़्यादा जो है ओव्यूलेट करवा के उसके अंडे नंबर में बढ़ा दिए। नेक्स्ट हमारा आता है आफ्टर दिस पोल्ट्री एंड द डेयरी फार्मिंग, बी कीपिंग के अंदर हम लोग इसे एपीकल्चर भी बोल सकते हैं, है ना, इसे हम लोग एपीकल्चर भी बोल सकते हैं, रियरिंग ऑफ द बीज, इट इज नोन एज एपीकल्चर। ठीक है, सो बी कीपिंग और एपीकल्चर इट इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ द हनी बीज। जब हम हनी बीज के हाइव्स को मेंटेन करते हैं फॉर आवर ओन बेनिफिट, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें हम सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तो हम यही बोलेंगे फॉर द ह्यूमन बेनिफिट, फॉर द यूज ऑफ ह्यूमन, फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन, हम यही यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हम अपने लिए यूज कर रहे हैं। सो जो बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर है, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ द हाइव्स ऑफ द हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। और हनी किसको कंज्यूम करना है, हनी हमी ने कंज्यूम करना है। हनी इज अ फूड विच हैज हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड ऑल्सो इट यूज इन द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। वो मेडिसिन के अंदर भी यूज होता है, उसके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ज्यादा होती है ना। सो इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस बीज वैक्स भी प्रोड्यूस करती है। सो द कॉमन स्पीशीज ऑफ हनी बी इज एपिस इंडिका। So the following points they are important for a successful beekeeping. Beekeeping के लिए भी हमारे जो है points given है। So apiculture क्या होता है?
एपीकल्चर क्या होता है? इट इज द मेंटेनेंस ऑफ द हाइव्स ऑफ द हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, एंड हनी इज व्हाट? हनी इज अ फूड हैविंग अ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड इट इज यूज्ड इन द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। सो हमारा जो है कैसे हम लोग सक्सेसफुल बी कीपिंग कर सकते हैं, ऑप्शन पॉइंट 1 है नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ द बी। हमें सबसे पहले नेचर और हैबिट्स जो है बीज का स्टडी करना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, तभी जो है हम उनको रेयर कर सकते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स, क्योंकि बी हाइव्स को हम लोग ऐसे नहीं ओपन में रख सकते हैं, है ना, ऐसे ओपन में नहीं रख सकते हैं, तो हमें एक सूटेबल लोकेशन ढूंढनी पड़ती है फॉर दी बी हाइव्स। देन कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ द स्वॉर्म्स को कैच करना है, हाइव करना है। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, हर सीजन के अंदर अलग मैनेजमेंट रहेगा, तो हर सीजन के अंदर हमें जो है बी हाइव्स को मैनेज करना है। देन हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड ऑफ द बीज वैक्स, हनी और बी वैक्स की कलेक्शन रेगुलरली करनी है। कीपिंग द बी हाइव्स इन क्रॉप फील्ड्स ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड टू इंक्रीज द पॉलिनेशन एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव्स द यील्ड। बी हाइव्स को क्रॉप फील्ड्स के अंदर डालना है जब फ्लावरिंग सीजन हो, जिससे कि हमारी जो है पॉलिनेशन एफिशिएंसी बढ़ेगी और साथ के साथ में इम्प्रूवमेंट होगी उनकी यील्ड की। ठीक है, सो बी कीपिंग का हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है फिशरीज। तो फिशरीज जब हम देखते हैं, इट इज एन इंडस्ट्री विच इज डिवोटेड टू कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ द शेलफिश एंड द अदर फिश, मोलस्क, क्रस्टेशियन एंड फिशेज, हम तीनों को कंबाइन करके फिशरीज के अंदर डालते हैं। ठीक है, सो फ्रेश वाटर फिशेज जो कि कॉमनली सबके सब कंज्यूम करते हैं, रोहू, काटला एंड कॉमन कार्प। द कॉमन मरीन फिशेज दे आर हिल्सा, सार्डाइन्स, मैकरल एंड पॉम्फ्रेट्स, है ना, कॉमन मरीन और फ्रेश वाटर फिशेज। Then different techniques they have been used to apply the production like aquaculture and pisciculture. Aquaculture और pisciculture को भी हमने फिशरीज के अंदर ही डाला है to increase the production. Blue revolution भी इसीलिए implement किया गया था to increase the fish production. Blue revolution इसलिए किया गया था to increase the fish production. तो aquaculture और apiculture के अंदर डिफरेंस क्या होता है? Aquaculture it is the rearing, care and maintenance of fishes for the fish production. So aquaculture it helps in nutrient buildup, prevents non-native species from escaping into local waterways, lessen the disease outbreaks in aquatic life and also increases the quality of the final product. वहीं जब हम एपीकल्चर में आते हैं, it is the rearing and maintenance of the honey bee, obtaining of the honey, wax and other substances. So honey produced in beehives, it is the source of honey used in the food and medicine. Wax obtained from these hives, they are used as ointment, polishes and etc. So एक बारी हम लोग देख लेते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा है। एनिमल हस्बेंड्री की जब हम लोग बात करते हैं तो द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स दे आर अप्लाइड इन द एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग टू गेट डिजायरेबल रिजल्ट्स टू एनहांस द फूड प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सो एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग द लाइफ स्टॉक। क्या क्या हम लोग ब्रीड और रेयर कर सकते हैं? द काउज, बफलोज, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शिप, कैमल्स, गोट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या इंक्लूड करते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। ठीक है, सो सबसे पहला हमारा आता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम डेयरी फार्म एनिमल्स को रेयर करते हैं फॉर द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। सबसे पहला स्टेप होता है टू सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स। तो केटल्स जो हमने सेलेक्ट की है उनको हाउस वेल करना है, उनको वाटर प्रॉपर देना है और डिजीज फ्री एनवायरनमेंट में रखना है। ठीक है, द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर, मतलब कितना क्वालिटी और कितना क्वांटिटी ऑफ फॉडर जा रहा है। लास्ट, स्ट्रिक्ट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। देन हमारा आता है पोल्ट्री फार्म, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? रेयरिंग ऑफ बर्ड्स करते हैं फॉर देयर यूज फॉर देयर एज फूड, फॉर यूजिंग देम एज फूड एंड देयर प्रोडक्ट्स एज फूड्स। चाहे उनके अंडे यूज करें चाहे उनको एज फूड यूज करें, हमने दोनों को ही एज फूड ही यूज करना है, तो उसके लिए हमें उनको रेयर करना पड़ता है। सो इसके भी मैनेजमेंट क्या इंक्लूड करती है? सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स, देन प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, देन फीडिंग एंड वाटर, द हेल्थ केयर, हाइजीन, एवरीथिंग। देन आता है हमारा एनिमल ब्रीडिंग, इट इज द इंक्रीजिंग ऑफ द yields of the animals and improving the desirable quantities. So breed क्या होता है? A group of animals which descend and are similar in the characteristics such as the appearance, features, size, configuration, etc. So दो टाइप की ब्रीडिंग होती है, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग होती है बिटवीन द सेम ब्रीड्स और आउट ब्रीडिंग होती है बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड्स। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो इसके अंदर दिए हुए हैं बिटवीन द इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग, ये आप लोग देख लेना।
तो आउट ब्रीडिंग कितने टाइप्स की होती है? आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटरस्पेसिफिक। तो आउट ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है? ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स और बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, और बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड्स मतलब क्रॉस ब्रीडिंग, एंड बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज तो इंटरस्पेसिफिक हो गया। देन आउट क्रॉसिंग क्या होता है? विद इन द सेम ब्रीड जब क्रॉस ब्रीडिंग होती है पर उन दोनों के साइड का जो कॉमन एंसेस्टर है 4 to 5 जनरेशन तक नहीं होना चाहिए। क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड एंड इट इज क्रॉस विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ द अनदर ब्रीड, और इससे क्या है? हमें डिजायरेबल हाइब्रिड मिलता है, डिजायरेबल ऑस्प्रिंग मिलता है, ठीक है, जिसके अंदर हाई आप मान सकते हो कि वो सुपीरियर वैरायटी का ही होगा। इंटरस्पेसिफिक के अंदर जो मेल और फीमेल है हम डिफरेंट स्पीशीज के मेट कराते हैं, वो भी सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं, जैसे कि डोंकी और हॉर्स का हमने करवाया था म्यूल। देन कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं? बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कि जो हमारा डिजायरेबल मेल है उसका सीमेन हमने लिया इंजेक्शन के अंदर, और जो फीमेल है डिजायरेबल उसके जेनाइटल ट्रैक्ट में जाके इंजेक्ट कर दिया। फिर हमारा आता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, जो कि है हमारा MOET, जिसके अंदर हम कुछ हार्मोन्स जो है जैसे FSH डालते हैं हेंस के अंदर, जिससे कि वो एक अंडे की जगह पे 10 अंडे देना शुरू कर दे, मतलब मल्टीपल ओव्यूलेट करने लग जाए, और उससे जो है नई नई प्रोजेनी जल्दी जल्दी मैंने सोचा। और सेरोगेसी भी हम उससे इंड्यूस कर सकते हैं कि 8 to 32 सेल स्टेज में हम उसका एम्ब्रियो उठा के दूसरे सेरोगेट मदर के फॉर्म में उस दूसरे में डाल दें। नेक्स्ट हमारा आता है बी कीपिंग, जिसको हम लोग एपीकल्चर भी बोलते हैं। इट इज़ द रेयरिंग ऑफ द हनी बीज फॉर द हनी। तो ये कैसे होता है? हनी एंड द बी फैक्ट्स। तो कैसे हम लोग इसे सक्सेसफुल बी कीपिंग कर सकते हैं? बाय नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट ऑफ द बीज, then selection of suitable location for keeping the beehives, then उसके बाद में catching and hiving of the swarms, then management of the beehives during different seasons, then the handling and collection of the honey and the beeswax, and lastly जब crop fields के अंदर beehives को shift करना जब भी flowering season हो, जिससे कि pollination increase होगी और yield की variety भी बढ़ेगी। then last हमारा आता है fisheries, which is an industry which is devoted to catching, processing and selling of the fish, shellfish and other aquatic animals. तो फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर हम लोग क्या क्या कंज्यूम करते हैं? काटला, रोहू एंड कॉमन कार्प। और जब हम मरीन फिशेस की बात करें तो हम क्या क्या कंज्यूम करते हैं? हिल्सा, सार्डिन्स, मैकेरल एंड प्रोम्फ्रेट्स। सो ब्लू रेवोल्यूशन इट इज इम्प्लीमेंटेड टू इंक्रीज fish production. So different techniques they have been applied to increase the production like aquaculture and pisciculture. So अब हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे. So the first question is the first cloned sheep dolly, it was created through which of these techniques? A. nuclear transfer, B. gene transfer, C. germinal cell transfer या फिर D. somatic cell transfer. जब हम लोग डॉली की बात करते हैं तो वो क्या थी? हमारी फर्स्ट क्लोन्ड शीप थी. वो क्या थी? हमारी फर्स्ट क्लोन्ड शीप थी. वो किस टेक्निक के थ्रू बनी थी? किस टेक्निक के थ्रू बनी थी? न्यूक्लियस के ट्रांसफर की वजह से, जीन के ट्रांसफर की वजह से, जर्मिनल सेल्स की ट्रांसफर की वजह से, या फिर सोमैटिक सेल के ट्रांसफर की वजह से. द आंसर इज सोमैटिक सेल ट्रांसफर. सोमैटिक सेल ट्रांसफर की मदद से ही हमने जो है फर्स्ट क्लोन्ड शीप डॉली बनाई थी. फर्स्ट क्लोन्ड शीप डॉली बनाई थी जिसके अंदर हमारे लिए डिजायरेबल ट्रेट्स थे. डिजायरेबल ट्रेट्स थे. So the next question is mating of the related individual with 4 to 6 generation. It is known as A. inbreeding, B. line breeding, C. close breeding या फिर D. outcrossing. जब दो related individuals की हम लोग mating करवा रहे हैं जो कि 4 to 5 generation से उनका common ancestor है तो क्या कहते हैं उस टेक्निक को? A. inbreeding, B. line breeding, C. close breeding या फिर D. outcrossing. A, B, C, D क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या रहेगा? द मेटिंग ऑफ द रिलेटिव इंडिविजुअल्स विद 4 to 6 जनरेशंस. जब वो रिलेटेड है तो वो क्या होगा हमारा? इन ब्रीडिंग. ऑप्शन ए इन ब्रीडिंग करेक्ट है. ऑप्शन ए इन ब्रीडिंग करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री डज नॉट डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग. एनिमल हस्बेंड्री किससे डील नहीं करता? ए काउस, बी प्लांट, सी प्रॉन्स या फिर डी फिशेस. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. एनिमल हस्बेंड्री सिर्फ एनिमल से डील करता है, तो उसके अलावा जो भी इधर मौजूद होगा वो उसका ऑड वन आउट है, मतलब वो उससे डील नहीं करता है. तो क्या होगा? ए, बी, सी, डी. बहुत ही इजी क्वेश्चन. ऑप्शन बी प्लांट्स. प्लांट्स के लिए तो प्लांट ब्रीडिंग जाएगा ना. एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल ब्रीडिंग हो गया तो प्लांट में प्लांट ब्रीडिंग जाएगा. तो ऑप्शन बी करेक्ट है.
Next question is a true or false question. Animal husbandry is the agricultural practice of breeding and raising livestock. True or false? सीधा सीधा definition डाल के पूछा गया है कि is animal husbandry the agricultural practice of breeding and raising livestock? Is it true or false? फॉल्स और ट्रू मतलब फॉल्स ए में दिया है और ट्रू सेकंड में दिया है, तो उसी अकॉर्डिंग बता दो कि फॉल्स है या फिर ट्रू है, या फिर ट्रू है या फिर फॉल्स है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी ट्रू करेक्ट है। ऑप्शन बी ट्रू करेक्ट है। यस, एनिमल हस्बेंड्री इट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिसके अंदर हम रेयर करते हैं और ब्रीड करते हैं ऑफ द लाइफ स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल्ट्री इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ए ट्रू, बी फॉल्स। क्या पोल्ट्री मैनेजमेंट होता है ऑफ एनिमल्स फॉर द मिल्क एंड इट्स मिल्क प्रोडक्ट्स? वो पोल्ट्री होता है या फिर वो डेयरी होता है? वो पोल्ट्री होता है या फिर वो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए होता है? ट्रू या फिर फॉल्स? फॉल्स होगा, क्योंकि पोल्ट्री जो होता है इट इज द रेयरिंग ऑफ द बर्ड्स फॉर देयर एग्स के लिए, या फिर उनको अगर यूज करे एज फूड तो उनके लिए। ये जो होता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड देयर प्रोडक्ट्स, वो होता है हमारा डेयरी फार्म मैनेजमेंट। तो ऑप्शन बी ट्रू, सॉरी ऑप्शन बी फॉल्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेयरी एनिमल? कौन सा इनमें से डेयरी एनिमल नहीं है? ए काउ, बी बफलो, सी कैमल या फिर डी गोट। किस किस का दूध आता है? अच्छा ये बताओ किस किस का दूध इनमें से आता है? देखो काउ का आता है, बफलो का आता है, गोट का आता है, कैमल का नहीं यूज होता। कैमल का नहीं यूज होता, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सी होना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट है, कैमल, है ना। जैसे बोलते हैं कि डेंगू के टाइम पे बकरी का दूध यानी गोट का दूध पीना चाहिए, है ना। काऊ और बफलो का तो हम लोग नॉर्मली पीते ही हैं। ऑप्शन सी कैमल। Then which of the following has to be done in order to realize the yielding potential? इनमें से जो है हम लोग yielding potential को कैसे increase कर सकते हैं? First, the cattle should be left on their own. The cattle should be well looked after. C, the cattle should be fed every alternate day. Of the quantity of fodder should be unlimited. क्या होना चाहिए जिससे कि हमारा जो है yielding potential अच्छा रहे? A, B, C, D. क्या कैटल को वैसे ही छोड़ देना चाहिए या फिर उसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, उसकी देख रेख अच्छी से करनी चाहिए, तभी तो हमारी जो यील्डिंग पोटेंशियल है वो सही आएगी। तो ऑप्शन बी। और फॉर्डर को क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही हमें देखना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए और रोज ही खाना खिलाना है। ऑल्टरनेट डे पे क्या होता है, उसे रोज ही खाना खिलाना है। तो 3 ऑप्शन गलत है, एक ही ऑप्शन सही है। द केटल शुड बी लुक्ड वेल आफ्टर। The last question is, which of the following is not a stringent measure to ensure proper yield in a dairy farm? इनमें से कौन सा जो है stringent measure नहीं है to ensure proper yield in a dairy farm? A, stringent cleanliness. B, hygiene while storing milk products. C, hygiene while transporting milk products. D, ensuring that cattle get enough freedom to perform their daily activities. Which of the following is not a stringent measure? सबसे पहले cleanliness तो होनी ही चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। क्या उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से अपनी डेली एक्टिविटीज करें? नहीं। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है, मतलब ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन डी सही है ना। ये तीनों के तीनों ऑप्शंस तो होने ही चाहिए कि हाँ ये हाइजीन और क्लीनलीनेस से हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो ये तीनों ऑप्शंस होने चाहिए। ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो बच्चों ये था हमारा एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के बारे में देखेंगे कि प्लांट्स को कैसे ब्रीड कराया जाता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।